बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा स्टेशन नंबर 1 है EFY OSPI का। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है 40-year-old डायबिटिक पेशेंट है प्रेजेंटेड इन एमरजेंसी विद पेनफुल स्वेलिंग ऑन द बैक ऑफ द नेक फॉर लास्ट 8 days। स्वेलिंग को डिस्क्राइब करना है, उसके लिए हम इंस्पेक्शन और पाल्पेशन करते होते हैं। जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो वही हमने उसी तरह हमें डिफ़ाइन करेंगे, इसे डिस्क्राइब करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं S5S यूज़ करते हैं। साइज, शेप, सरफेस और स्किन का कलर, ओवरलाइन स्किन का कलर जो होगा। तो हमने इसे रफली एस्टिमेट करके हमने इसका साइज़ बता देना है, 3 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है, ठीक है इतना। उसके बाद साइड नेक पे है, सिंगल स्वेलिंग है। सरफेस बता देनी है स्मूथ है या रफ़ है। और स्किन कलर बता देना है, रेड है। पेनफुल है तो वो रेड ही होगी ऊपर से। तो हम इस तरह डिफाइन करेंगे। ये 3 सेंटीमीटर सर्कमस्क्राइब्ड स्वेलिंग विद रेड डिस्कलरेशन ऑन बैक ऑफ नेक, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता दें। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या आ जाएगा, ये कार्बंकल है क्योंकि वो एक लार्ज सा है और इसकी ना मल्टीपल ओपनिंग्स है। तो ये कार्बंकल है, मोस्ट कॉमनली कार्बंकल है। और बॉयल या फ्रंकल भी हो सकता है। बॉयल जो होता है, बॉयल या फ्रंकल बेसिकली एक ही है। बॉयल यूज़ कर लेते हैं या फ्रंकल अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं। और अगर सिंगल ओपनिंग हो तो बॉयल होता है, और अगर मल्टीपल बॉयल्स होना तो उनको कार्बंकल कह देते हैं। और स्टेफोरियसिस ये दोनों चीज़ें स्टेफोरियसिस कोज करता है। मैनेजमेंट कैसे करोगे पेशेंट की, एक तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दे देंगे, ठीक है। इसमें एंटीबायोटिक्स देंगे, साथ में इंसिजन एंड ड्रेनेज कर देंगे क्योंकि पस है, जहाँ भी पस होगी वहाँ पे इंसिजन एंड ड्रेनेज कर देते हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने ये पिक्चर दी हुई है और उन्होंने कहा है कि A&E डिपार्टमेंट में आया है। हिस्ट्री ऑफ जॉ स्टिफनेस है और माउथ डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग माउथ है। टिपिकल पिक्चर है किसकी, ये टेटनस की है, टेटनी हुआ है उसको, ठीक है। हिस्ट्री से ही उसका पता चल रहा है। और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम टेटना है, ठीक है। अदर डिसीजेज उन्होंने पूछी हैं कौन सी हो सकती हैं, डिफरेंशियल्स में आ सकती हैं। तो उसमें आ सकता है मेनिंजाइटिस आ सकता है, और स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग आ सकता है। स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग में भी ये दोनों इस तरह का ही पोस्टर होता है, ठीक है। स्पैज़्म वगैरह होते हैं। ट्रीटमेंट कौन सा होता है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में, एक्टिव इम्यूनिटी में टॉक्साइड दे देते हैं, एंटी टेटनस टॉक्साइड, और एंटी टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन दे देते हैं पैसिव इम्यूनिटी में। मैनेजमेंट प्लान क्या होगा, इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है, एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, और जो रूम होगा वो क्वाइट रूम होना चाहिए, ठीक है। और सिडेटिव्स वगैरह देते हैं। टेक्योस्टमी करते हैं क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है, तो टेक्योस्टमी मेन चीज़ है, टेक्योस्टमी लाजमी करनी है। नेबुलाइज़र रिससिटेशन करनी है, IV फ्लूइड्स वगैरह दे देने हैं, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी देनी है, करनी है इस पेशेंट की। नेक्स्ट आ जाए, इसमें भी ये एक टिपिकल पिक्चर है, ये क्लिनिकल पिक्चर है। ये किसकी है, लेप्रोसी की है। इसमें इन्होंने बताया कोलैप्स ऑफ नेजल ब्रिज हो गया, एनेस्थीसिया ऑफ हैंड्स एंड फीट, नोडुलर लेजन्स ऑन फेस, जो नोडुलर लेजन्स ऑन फेस है, और एनेस्थीसिया ऑन हैंड्स एंड फीट है। ये लेप्रोसी में हो जाता है क्योंकि इसमें ना नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, उसकी वजह से सेंसेशन लॉस हो जाती है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम लेप्राई होता है इसमें। डिसीज़ कैसे ट्रांसमिट होता है, नेजोफेरेंजियल सिक्रीशन से, और इंक्यूबेशन पीरियड सेवरल ईयर्स तक होता है इसका। हाउ विल यू डायग्नोस, एक तो इसके डायग्नोस कैसे करेंगे, एक तो टिपिकल क्लिनिकल पिक्चर से ही डायग्नोस हो जाता है। उसके अलावा AFP स्टेनिंग से और स्किन बायोप्सी से, ठीक है। स्किन लेजन जाए तो स्किन बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी भी करेंगे। और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसमें भी मल्टी ड्रग थेरेपी होती है, लेकिन वो 12 मंथ्स के लिए होती है। सिमिलर 12 मंथ्स होते हैं जैसे हम TB की ट्रीटमेंट करते हैं। और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी यूज़ करेंगे क्योंकि ये लेजन्स वगैरह हुई हैं, एनेस्थीसिया ऑफ हैंड्स हुआ है, तो उसके लिए हम ऑर्थोपेडिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन उसमें इन्वॉल्व करेंगे, हैंड सर्जन भी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये स्टेशन नंबर 4 है। इसमें इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, ये इंस्ट्रूमेंट है ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, ठीक है। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब का उन्होंने पूछा इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज कैसे करते हैं, तो इथाइलिन ऑक्साइड होता है,
उससे कर लेते हैं। मटीरियल पुश्ड इन बलून, ये बलून है, इसके अंदर हम एयर पुश करते हैं, ठीक है। और इसको सिक्योर कैसे करेंगे, प्लेस में ड्यूरिंग यूज़। इसको सिक्योर करने का मेथड ये है, जो जो ये बलून है वो होता है लो प्रेशर हाई वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम इन्फ्लेट करते हैं और यहाँ से स्ट्रिंग डालते हैं वॉल में, उससे हम इसे फिक्स कर देते हैं, सिक्योर करते हैं। इसकी इन्फ्लेशन करनी है बस। आप डिटर्मिन कैसे करते हो अप्रोप्रिएट साइज़ को। अप्रोप्रिएट साइज़ जो चाइल्ड में होता है ना, वो लिटिल, जो इसका डायमीटर होगा ना, डायमीटर होगा इस ट्यूब का, वो होना चाहिए लिटिल फिंगर के इक्विवेलेंट टू द लिटिल फिंगर। और 4.0 ये क्वेश्चन था, रह गया। 4.0 क्या सिग्निफाई करता है, ये इफेक्टिव ह्यूमन साइज़ को सिग्निफाई करता है, ठीक है। बस ये हो गया। और सेशन नंबर 5 पे आ जाए। नेक्स्ट पे इंस्ट्रूमेंट दी हुई है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये है फॉलिस कैथेटर है। ये इसके दो जो ड्रेनेज पता, 2 वेज पता जा रही हैं, एक ये है और इसकी एक टिप है, एक बलून है इसका। ये इसके डिफरेंट पार्ट्स भी हैं। 2 वेज होते हैं, एक ड्रेनेज के लिए होता है और जो एक दूसरा होता है वो बलून की डायलेशन के लिए होता है, ठीक है। और इसके बलून में ना, हाँ, डालते हैं डिस्टिल वाटर डालते हैं, वाटर, एयर नहीं डालते हैं। ट्रैकियोस्मी ट्यूब वाले बलून में एयर था, लेकिन इसमें डिस्टिल वाटर डालते हैं। इंडिकेशंस क्या है इसकी, यूरिनरी कैथेटराइजेशन करनी होती है ना, जब एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन होगी और प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी ड्रेनेज करनी हो, उसके लिए भी। उसके अलावा जब यूरिन आउटपुट की मॉनिटरिंग करनी हो, इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग करते हैं क्रिटिकली इल पेशेंट में, तब भी। अच्छा, इसकी कंट्राइंडिकेशन क्या है, कंट्राइंडिकेशन पूछी हुई है। जब यूरिथ्रा का डैमेज होता है ना, यूरिथ्रा की इंजरी होती है, जैसे कि पेल्विक ट्रॉमा में मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा की डैमेज हो जाता है, तो उसमें ये नहीं डालते, ये कंट्राइंडिकेटेड होता है। क्या, मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा की इंजरी हो गई तब आपने ये नहीं डालना। आगे भी पिक्चर दी हुई है स्टेशन नंबर 6। तो ये उन्होंने अम्लाइकस के राउंड ये वाउंड है, ठीक है। और इसमें एब्डोमिनल वॉल ही सिर्फ इन्वॉल्व है, कोई विस्कस जो सी है वो ओपन नहीं किया हुआ। तो अब विस्कस ओपन ना किया हो ना, तो वो क्लीन इनसाइज वाउंड होता है। अगर विस्कस को ओपन कर दो फिर वो क्लीन कंटेमिनेटेड वाउंड हो जाता है, जैसे अपेंडेक्टमी। अगर कोई ट्रॉमा हो जाए, परफोरेटेड ट्रॉमा वगैरह, मतलब पेनिट्रेटिव ट्रॉमा हो जाए, तो तब इंजरी हुई हो तो फिर वो हो जाती है कंटेमिनेटेड। और डर्टी कब होती है, जब विस्कस की परफोरेशन हो जाए, जैसे अपेंडिसल परफोरेशन हो गई है इस तरह, और पेरिटोनाइटिस हो जाता है, तो वो हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउंड वही मैंने बता दिया, क्लीन होता है, क्लीन कंटेमिनेटेड होता है, कंटेमिनेटेड डर्टी वाउंड। सर्जिकल साइड इन्फेक्शन का एक्सेप्टेबल रेट क्या है ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ सर्जरी। ये क्लीन वाउंड है, इसमें 1 to 2% होता है। और फिर नेक्स्ट जो क्लीन कंटेमिनेटेड होता है उसमें 5 to 10% होता है, और कंटेमिनेटेड में 10 to 20 और मोर देन 20 हो जाता है फिर जो डर्टी वाउंड्स होते हैं। अच्छा, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स जो उनसे होते हैं वो एडमिनिस्टर करने का अप्रोप्रिएट टाइप और टाइम क्या होता है। टाइप तो होती है सेफाजोलिन, थर्ड जनरेशन सेफास्पोलिन जो होते हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं, और 30 to 60 मिनट्स बिफोर बिफोर द सर्जरी या बिफोर द इंसिजन हम ये एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। 30 to 60 मिनट बिफोर सर्जरी, और थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन जो होते हैं वो एडमिनिस्टर करने होते हैं, रिकमेंडेड है। आगे आ जाए स्टेशन नंबर 7। इसमें भी उन्होंने पिक्चर दी हुई है। उन्होंने कहा कि मल्टीपल पेनलेस स्वेलिंग्स हैं और फर्म इनकन्सिस्टेंसी है, स्किन कैन नॉट बी पिंच्ड ओवर दैम, इनसे स्किन पिंच नहीं हो रही, स्काल्प के ऊपर स्वेलिंग है, ठीक है, और पिंच भी नहीं हो रही स्किन।
लाइपोमा हो तो वो तो पिंचेबल होती है, ठीक है, इसमें पिंच नहीं हो रही और स्वेलिंग भी स्काल पे है। तो ये ना स्काल पे स्वेलिंग सेबेशियस सिस्ट होते हैं, वहाँ सेबेशियस ग्लैंड होते हैं ना, वहाँ पर इस वजह से सेबेशियस सिस्ट बन जाते हैं। तो डायग्नोसिस में सेबेशियस सिस्ट आ जाएगा। ट्रीटमेंट क्या होगा? सर्जिकल एक्सीजन ऑफ द सिस्ट अंडर LA, ठीक है। और इसके अलावा एसेप्टिक प्रिकॉशन होने चाहिए टू अवॉइड इन्फेक्शन ड्यूरिंग रिमूवल। और कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? ये अब्सेस होता है, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है और रप्चर हो सकता है, जिसका स्कारिंग हो सकती है। इन्फेक्शन हो गया, रप्चर हो गया और स्कारिंग हो सकती है सिस्ट की। स्टेशन नंबर 8 पे आ जाएं। इसमें फ्लेम बर्न है पेशेंट को और इसका हर ट्रंक एंड हेड एंड नेक एरिया एक्सटेंसिवली बर्न है। पेशेंट कॉन्शियस है लेकिन एजिटेटेड है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? बॉडी सरफेस एरिया वाले रूल ऑफ 9 यूज़ करते हैं ना हम। तो उसमें हमने वो याद रखना है कि कितना कितना एरिया होता है, उसके लिए पिक्चर वो माइंड में होनी चाहिए। और बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न हुआ है? ट्रंक है, हेड है और इन्होंने क्या बताया? ट्रंक का बताया हुआ है, हेड का बताया हुआ है, नेक का। पूरी जो ट्रंक होती है ना, ट्रंक जो होती है ऊपर चेस्ट भी 9% होती है और नीचे वाली भी 9% होती है, ठीक है। उसके अलावा हेड 9% आगे वाले फ्रंट वाले हो गया और पीछे वाले भी 9% होता है और हेड जो होता है वो भी 9% होता है, ठीक है। हेड नेक 9% होता है, तो इनको टोटल कर लेना है। 36% प्लस 9% आ जाएगा, ये 9 हो गया ना। ट्रंक की फ्रंट साइड 18 होगी और आगे वाली और पीछे वाली जो सी है बैक साइड, उसके ऊपर भी हमारे पास आ जाएगा 18 और 18 कितना हो गया? 36, ठीक है। ये ट्रंक का हो गया सारा। हेड एंड नेक 9% होता है टोटल, तो हमने ये प्लस कर देना, टोटल बॉडी सरफेस एरिया आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने वो कैलकुलेशन फ्लूइड कैलकुलेट कैसे करना होता है, वो पार्कलैंड फार्मूला यूज़ करते हैं। पार्कलैंड फार्मूला में टोटल बॉडी सरफेस एरिया आ जाता है मल्टीप्लाई बाय वेट आ जाता है केजी में मल्टीप्लाई बाय 4, उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और जितना आता है उसका हाफ हमने फर्स्ट 8 आवर्स में देना होता है और नेक्स्ट 16 आवर्स में हमने नेक्स्ट हाफ देना होता है। इस तरह टोटल 24 आवर्स में हमने फ्लूइड देना होता है। डिफरेंट वार्निंग साइंस क्या होते हैं इनहेलेशनल बर्न के? फेशियल बर्न्स हो, ठीक है, उसकी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाए, सिंच नेज़ल हेयर्स जो से हैं वो थोड़े जल जाएँ, स्ट्राइडर या वीज हो। हॉर्सनेस, स्ट्राइडर, वीज, सिंक्ड हेयर, फेशियल बर्न्स, हिस्ट्री ऑफ बीइंग ट्रैप्ड इन क्लोज स्पेस, ये सारे डिफरेंट वार्निंग साइंस होते हैं। आ गया स्टेशन नंबर 9। A 40-year-old man is undergoing an operation for extensive burn on his leg. कौन सा ऑपरेटिव प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं? तो इसमें ना जब एक्सटेंसिव बर्न ऑन हिज लेग है ना, तो उसके लिए हम स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग यूज़ करते हैं। हाउ इज़ बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेटेड इन एन अडल्ट? वही जैसे हमने कैलकुलेट किया वाले रूल ऑफ 9 में, ठीक है। उसकी वो पिक्चर आप जहन में रखें तो याद रहेगा। व्हाट आर द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ बर्न्स? डिग्री फर्स्ट इसके होते हैं सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस बर्न होता है और टोटल फुल थिकनेस बर्न होता है। पार्शियल थिकनेस बर्न जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न होता है और डीप पार्शियल थिकनेस बर्न होता है और फुल थिकनेस बर्न। इस तरह 3 तरह के बर्न्स होते हैं, 3 डिग्रीज बर्न होते हैं डिफरेंट। व्हाट टाइप एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विल बी रिक्वायर्ड इन अ 60 kg पेशेंट हु हैज़ 40%? यही वो फार्मूला लगाना है पार्कलैंड फार्मूला का, ठीक है, उस तरह कैलकुलेट कर देना। 40% है उसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो हमारे पास आ जाएगा 9600 ml और वो हमने 24 आवर्स में देना होता है। वो उस तरह ही देना है, फर्स्ट 8 आवर्स में देना है हाफ, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट 16 आवर्स में अदर हाफ दे देना होता है, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बेड रिडन लेडी है, सेक्रल रीजन पे उसके लेजन है, तो ये प्रेशर सोर्स हो जाते हैं जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं ना उनके अंदर।
तो प्रेशर सोर्स है, इसका यही डायग्नोसिस है। पैथोलॉजी क्या होती है इस कंडीशन की? ये ट्रॉफिक अल्सर होता है विद बोन एट द बेस, और जब बोन बोन जो सी होती है ना वो, और उसके दरमियान में जो हार्ड सरफेस होती है उसके दरमियान में प्रेशर की वजह से ना वहाँ पर नेक्रोसिस होने लग जाती है और फिर वहाँ पर अल्सर बन जाता है। तो ये हम इस तरह कहेंगे कि इट इज़ अ ट्रॉफिक अल्सर विद बोन एट द बेस, इट इज़ डीप पॉइंट आउट अल्सर, इन्फेक्शन डिस्ट्रॉयज द टिश्यू। ठीक है, इसमें डीप पॉइंट आउट अल्सर होता है ये, और जो इन्फेक्शन होता है ना वो जो टिश्यू होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, नेक्रोसिस हो जाती है वहाँ पे। फ्यू प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स बताने हैं इसके लिए। फिर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में क्या आ जाता है? माल न्यूट्रिशन आ जाती है, सेंसरी लॉस आ जाता है, प्रेशर, अनीमिया, मॉइस्चर। ठीक है, इसलिए हमने जब मैनेज करना है तो हमने मॉइस्चर को अवॉइड करना होता है, और इसकी और पोजीशन जो सी होती है ना उसको रेगुलर चेंज कराना होता है, और गुड न्यूट्रिशन होना चाहिए, स्किन कवर होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए, और गुड नर्सिंग केयर होनी चाहिए। इसको अवॉइड करने के लिए जो इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है ना उसी को आप मैनेज कर लें तो वो पेशेंट की मैनेजमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45-year-old beggar is brought to OPD with an ulcer on the lower aspect of his right leg. He had burn in his region 20 years ago. उसको यहाँ पर बर्न हुआ था। तो जब लॉन्ग हिस्ट्री हो ना किसी भी बर्न की तो वहाँ पर ना मार्जिलिन अल्सर बन जाता है। ठीक है, मार्जिलिन अल्सर जो होता है वो वहाँ पर बन जाता होता है, जिसे लो ग्रेड स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं। What other areas will you evaluate for assessment and why? इसमें आपने कौन कौन से एरियाज जो उनसे दूसरे आपने देखने हैं, क्यों? और इसमें हमने इंगाइनल लिम्फ नोड्स देखने होते हैं क्या, क्योंकि जो स्क्विमस सेल कार्सिनोमा होता है ना वो लिम्फ नोड्स के ज़रिए स्प्रेड करता है, तो इसलिए हम इंगाइनल लिम्फ नोड्स देखेंगे फॉर मेट्स। फर्स्ट सर्जिकल इंटरवेंशन कौन सी होगी मैनेजमेंट के लिए? हम एज बायोप्सी करते हैं फर्स्ट वाली। फाइनल ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा? वाइड लोकल एक्सीजन एंड स्किन ग्राफ्टिंग, और उसके अलावा एक एम्पुटेशन ऑफ लिम्ब भी कर सकते हैं अगर वो एडवांस्ड स्टेज है तो। ठीक है, फर्स्ट में एज बायोप्सी आ जाती है, और फाइनल ट्रीटमेंट में आ जाता है वाइड एक्सीजन आ जाती है, वाइड एक्सीजन, स्किन ग्राफ्टिंग, और फिर बाद में एम्पुटेशन अगर वो एडवांस्ड है तो। आगे है स्टेशन नंबर 12। 45-year-old beggar is brought to OPD with an ulcer on the lower aspect of his right leg. अच्छा, तो ये अल्सर जो था वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, ये फिर से वही मार्जिनल अल्सर ही है। फर्स्ट सर्जिकल इंटरवेंशन एच बायोप्सी, फाइनल ट्रीटमेंट प्लान एक्सीजन, वाइड लोकल एक्सीजन करेंगे और स्किन ग्राफ्ट करेंगे, या फिर हम एम्पुटेशन कर देंगे एडवांस केसेस में। स्टेशन नंबर 13, इसमें उन्होंने एक लेन दिखाई हुई है इन फ्रंट ऑफ द ईयर। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा कि डायग्नोसिस और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बताएं। डायग्नोसिस में आएगा बेसल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, एक तो बेसल सेल कार्सिनोमा जो होता है ना उसके रोल्ड एजेस होते हैं, और ये इन फ्रंट ऑफ द ईयर और आइज़ पे और नोज़ पे ज़्यादा कॉमन बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इसका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है। मैक्रोस्कोपिकली हम इसकी इन्होंने ना टाइप्स पूछी हैं, तो वो है नडुलर होती है, नोडुलोसिस्टिक होती है, सिस्टिक होती है, पिगमेंटेड होती है, नेवॉइड होती है। कैन इट रिकर? यस इट कैन रिकर। अगर उसके इनकम्प्लीट एक्सीजन और मार्जिन्स रिमूव किए होंगे ना तो ये दोबारा हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका MOHS होगा यहाँ पर, क्योंकि ये इसमें ना MOHS सब करते हैं जब कोई सेंसिटिव एरिया इन्वॉल्व किया हो। ये फेस है एक तो, इसलिए हम इसमें माइक्रोस्कोपिकली माइक्रोग्राफिक सर्जरी करते हैं, माइक्रोग्राफिक ओरिएंटेड हिस्टोग्राफिक सर्जरी वो करेंगे।
वैसे इसका इसका जो होती है ना बेस्ट ट्रीटमेंट इसकी वाइड लोकल एक्सीजन और वो होती है, लेकिन जब सेंसिटिव एरिया या फेस की इन्वॉल्वमेंट हो जाए ना तो फिर हम MOHS करते हैं। कॉस्मेटिकली भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब इन्होंने नेक्स्ट में दिया हुआ है स्टेशन नंबर 14 है, यहाँ पर एक स्वेलिंग दी हुई है। ये कौन सी स्वेलिंग, ये गैंग्लियन है विद पेन एट रिस्ट। ये पेन एट रिस्ट है, ये स्वेलिंग जिनसे गैंग्लियन है क्योंकि उसे पेन भी हो रही है जिस पर। क्लिनिकल टेस्ट कौन से हैं इंपॉर्टेंस के, इसमें फ्लक्चुएशन टेस्ट करते हैं और ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट करते हैं स्वेलिंग के लिए, ठीक है। और लाइन ऑफ व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, रिएश्योरेंस है या एक्सीजन कर देंगे अंडर एनेस्थीसिया एंड टॉर्निकेट। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है गिवन सर्जरी, दिस इज अ बैड नेम। रिकरेंस, बस इसमें रिकरेंस हो सकती है इस वजह से। नेक्स्ट स्टेशन नंबर 15 है, इसमें 1 में पूछा मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ बर्न। तो मेजर डिटर्मिनेंट्स में आ जाता है सरफेस एरिया, वो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वेलिस रूल ऑफ 9 उसमें भी हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो सरफेस एरिया मेनली मेजर डिटर्मिनेंट्स में आ जाता है। डेप्थ आ जाती है बर्न की और इन्हेलेशनल इंजरी, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं मेजर डिटर्मिनेंट्स में। वेलिस रूल ऑफ 9 वही पुराना है। और 1 रिजीम फॉर फ्लूइड रिससिटेशन, पार्कलैंड फार्मूला ही लिखेंगे और फ्लूइड जो है वो रिंगर लैक्टेट यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है एस्केरोटमी। एस्केरोटमी क्या होता है, एस्केरोटमी जो होता है ना वो डीप बर्न होता है। डीप बर्न होता है, इसके अंदर जो होता है ना स्किन लेदरी सी हो जाती है और डेड होती है। लेदरी होगी, डेड होगी और पेनलेस होती है क्योंकि इसमें नर्व्स भी डैमेज हो जाती हैं, तो ये पेनलेस होती है। और लेदरी ब्लैक या ब्राउन से कलर की होती है। सेंसेशंस लॉस्ट हुई होती हैं। तो स्कार स्कार उसे कहते हैं। और स्कार जब बन जाता है ना तो उसकी वजह से ना वहाँ पर प्रेशर आ जाता है। प्रेशर एक्सटर्नल कंप्रेशन होती है, एक्सटर्नल कंप्रेशन होती है जिसकी वजह से ना पल्स जो सी होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, पल्सलेसनेस हो जाती है और वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो टिश्यू जो होता है वो डेड हो जाता है। तो इसके लिए हम ना जो प्रोसीजर करते हैं, स्कार जब बन जाता है तो प्रोसीजर उसको उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए जो प्रोसीजर करते हैं ना उसे हम एस्केरोटमी कह देते हैं। इसमें क्या करते हैं कि उसके मिड एक्सियल लाइन में जहाँ पे जो बर्न होता है ना उसके जो मिड एक्सियल लाइन में जो हम एक इंसिजन देते हैं प्रेशर को रिलीव करने के लिए ताकि नर्व्स जो हैं वो सेफ रहें। इसको एस्केरोटमी कहते हैं। और ये डीप सर्कमफेरेंशियल बर्न जो फुल थिकनेस बर्न होता है ना उसमें हम उसको प्रेशर जो आ रहा होता है वहाँ पर नर्व्स के ऊपर या ब्लड वेसल्स के ऊपर उसको रिलीव करने के लिए जो हम इंसिजन देते हैं सेंटर में मिड एक्सियल लाइन में जो इंसिजन दे देते हैं उसे हम एस्केरोटमी कहते हैं टू रिलीव प्रेशर। और इसी तरह फैशियोटमी होती है, जिस तरह एस्केरोटमी होती है इसी तरह फैशियोटमी होती है। लेकिन फैशियोटमी हम कब करते हैं, फैशियोटमी हम वो डी करते हैं जब कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में प्रेशर को रिलीव करने के लिए हम फैशियोटमी कर देते हैं और उसमें भी हम इंसिजन देते हैं, डीप फेशिया में देते हैं। इसमें हम स्कार पर इंसिजन देते हैं एस्केरोटमी में और फैशियोटमी में हम डीप फेशिया पर इंसिजन देते हैं। नेक्स्ट इज स्टेशन नंबर 16। इसमें उन्होंने पिक्चर एक दी हुई है और ऑपरेटिव प्रोसीजर का पूछा है। तो इस पिक्चर्स तो इतनी क्लियर नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये की में उन्होंने बताया कि ये स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर है। मोस्टली जो थाई पे जो प्रोसीजर कर रहे होते हैं और बर्न अगर दिया हुआ है उन्होंने सुपरफिशियल बर्न है तो वहाँ पर हम स्प्लिट स्किन थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर ही करते हैं। ये इस तरह की पिक्चर आएगी, सर्जन्स होंगे और वो एक ग्राफ्ट को होल्ड किया होगा और बर्न दिखाया होगा तो वो उसमें ना ये ऑपरेटिव प्रोसीजर में यही आएगा, स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर। बॉडी सरफेस एरिया नेक्स्ट उन्होंने कैलकुलेट करने का पूछा है, वेलिस रूल ऑफ 9 उसमें आ जाएगा। डिफरेंट डिग्रीज ऑफ बर्न होते हैं, प्राइमरी फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, सेकंड डिग्री बर्न होता है और थर्ड डिग्री बर्न होता है।
फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री में वही आ जाते हैं। पार्शियल थिकनेस बर्न आ जाते हैं, सुपरफिशियल होता है, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न होता है, फिर उसके बाद फुल थिकनेस बर्न आ जाते हैं। ये तीनों डिग्रीज ऑफ बर्न आ जाते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कैलकुलेट करने का पूछा हुआ है। पार्कलैंड फार्मूला से वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए वही टोटल बॉडी सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय वेट आ जाता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाता है। वेट इन केजी होता है। टोटल बॉडी सरफेस एरिया वैलेस रूल ऑफ 9 से कैलकुलेट करेंगे। बाकी वेट और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ्लूइड आ जाएगा। फ्लूइड जो सा है वो हमने वैसे ही देना है, हाफ दे देना है 8 आवर्स में, दैन नेक्स्ट हाफ नेक्स्ट 16 आवर्स में दे देना है। मतलब टोटल 14 आवर्स में आपने फ्लूइड देना होता है। आगे ये क्लियन दी हुई है जो कहने ओरल कैविटी के साथ कम्युनिकेट कर रही है, पेनलेस है, ठीक है। ये जो है ये सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आर नॉट पाल्पेबल, तो इसका मतलब है ये पाल्पेबल भी नहीं है। तो ये ना बेसल सेल कार्सिनोमा है। एक तो स्क्विमस सेल कार्सिनोमा होता है, उसमें लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, और बेसल सेल कार्सिनोमा है इसलिए इसका एरिया भी नोज के करीब है, ठीक है, और इसलिए ये उसमें है। और ये जो सा है एक और चीज़ है इसमें, और ईयर्स की ड्यूरेशन है इसमें, ईयर्स की। और जो स्क्विमस सेल कार्सिनोमा होता है ना वो रैपिड ग्रोइंग होता है। ये बेसल सेल कार्सिनोमा है, इसकी स्लो ग्रोइंग है, इस वजह से पता चल रहा है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में स्क्विमस सेल कार्सिनोमा आ जाएगा। बेस्ट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इसमें क्या करेंगे, इसमें ना वाइड एक्सीजन करेंगे, और विद हेल्दी मार्जिन्स एंड फ्लैप रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि ओरल कैविटी भी अब इन्वॉल्व हो गया। तो अब हम इसमें MOHS नहीं बल्कि ये करेंगे, वाइड एक्सीजन करेंगे।